अब मैं हमारी प्राचार्य मैम के बहुत धन्यवाद। इस सभा कक्ष में उपस्थित आदरणीय प्राचार्य जी, आदरणीय ललिता त्रिपाठी जी, मेरे बहुत प्रिय भाई प्रिंस जी और इस सभागार में उपस्थित आप सब, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज इतने अच्छे अवसर पर मुझे आने का मौका मिला। मैं इस महाविद्यालय में दूसरी बार आ रहा हूँ। इसके पहले अनौपचारिक रूप से जब रघुवीर यादव जी हमारा दुष्यंत स्मारक संग्रहालय आए थे तो उनको लेकर यहाँ आने का मौका मिला था मुझे। हमारे साथ डॉक्टर पोखराज बाबू साहब भी हुआ करते थे उस दिनों, और आज ललिता जी के आदेश पर मुझे यहाँ आना हुआ। मेरा सौभाग्य है, सौभाग्य इस मायने में भी कि आज हिंदी का उत्सव हम मना रहे हैं। यूँ पूरा महीना ही 1 तारीख से 30 तारीख तक कुछ लोग हिंदी मास, कुछ लोग हिंदी पखवाड़ा, कुछ लोग हिंदी सप्ताह और कुछ हिंदी दिवस मनाते हैं। आज बहुत सारे व्यंग्य भी हमको पढ़ने को मिले कि हम हिंदी में रहकर हिंदी का दिवस मनाते हैं। उस पर उन्हें बड़े अफसोस है। हिंदी में रहकर हिंदी का उत्सव, हिंदी देश में रहकर हिंदी का दिन, मुझे थोड़ा सा आश्चर्य होता है क्या किस बात पर उसका विरोध करते हैं। आज सुबह से कई लोगों से मेरी तकरार मोबाइल पर भी हुई और आभासी दुनिया पर भी। मैंने उनसे पूछा कि यदि हम एक दिन हिंदी मनाते और इस पर आपको बड़ा एतराज़ है तो आप ये बताइए कि आप अपना जन्मदिन वर्ष में कितनी बार मनाते हैं, आप अपने विवाह की वर्षगांठ कितनी बार मनाते हैं, आप वर्ष में होली कितने दिन मनाते हैं, वर्ष में दिवाली कितने दिन मनाते हैं, ईद मुहर्रम कितने दिन मनाते हैं। जब इन सबके लिए एक एक दिन आपने तय कर रखा है, मुकर्रर कर रखा है, तो अगर हमने हिंदी का उत्सव मनाने के लिए एक दिन, एक सप्ताह, एक पखवाड़ा या एक महीना मनाना तय कर रखा है तो इसमें ऐतराज़ की बात क्या है। ये जो बच्चे आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिन जिन छात्राओं ने इतनी अच्छी प्रस्तुतियाँ दी हैं, क्या हम इस तरह से रोज़ बैठ पाते हैं? क्या ये व्यावहारिक रूप से संभव है? क्या हम अपने दैनंदिन कार्यों के अलावा, अपने पढ़ाई लिखाई के अलावा, अपने रोज के काम के अलावा इस तरह से इकट्ठा होना हमारे लिए बहुत व्यावहारिक रूप से संभव है? यूँ हमसे अगर कोई अपना नाम न पूछे तो हमें तो अपना नाम भी याद नहीं होता है। कितने बार हम अपना नाम याद रखते हैं? दिन में नहीं रखते हैं। जब कोई पूछता है या प्रसंग आता है तो हम अपना नाम लिखते हैं। तो ठीक ऐसे ही किसी एक वक्त विशेष के लिए, मौके विशेष के लिए हम ये तय करते हैं, और ये हमने आज तय किया कि हाँ 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आप लोग इन्हीं आज़ादी के गीतों को गाते होंगे, आपस में साझा करते होंगे, घर में पढ़ते होंगे, किसी को सुनाते होंगे। लेकिन मैं तो वहाँ नहीं होता हूँ, वहाँ प्रिंस नहीं होते हैं, वहाँ प्राचार्य जी नहीं होती हैं, वहाँ ललिता जी नहीं होती। आज हम लोग सब समवेत इसको एक उत्सव की तरह मना रहे हैं, और उत्सव धर्मिता हमारे देश की परंपरा है। उत्सव होना चाहिए। उत्सव मनाना यानी हमारे जीवित होने का एक प्रमाण है। अगर हमारे जीवन में से उत्सव निकाल दिए जाए तो बचेगा क्या हमारे पास? हमारी परंपरा में जन्म के पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक के लिए गीत हैं, उसके लिए उत्सव हैं, उसके लिए परंपराएं हैं, उसके लिए संस्कार हैं। तो फिर इस बात को ऐतराज के तौर पर क्यों उठाना चाहिए कि हिंदी का उत्सव नहीं हो? हाँ,
इस बात का मैं विरोधी ज़रूर हूँ कि हम चाहे अनचाहे अंग्रेज़ी अपने ऊपर लाद लेते हैं। अगर हमारे पास माइक्रोफोन के लिए सरल शब्द नहीं है तो माइक्रोफोन हमें ले लेने में, उसे स्वीकार कर लेने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने माँ से मम्मी ले आए और मम्मी से मम्मी ले आए और मॉम ले आए, पापा पिता से पापा ले आए, पापा से डैड ले आए। हम किसी को भी आंटी कह देते हैं। आंटी में, हमारे देश में आंटी अलग अलग हमारे संबोधन है, मौसी, बुआ और काकी, ताई, सब अलग अलग संबोधन। जब हम काकी कहते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे पिता के छोटे भाई की पत्नी है, और ताई कहते हैं तो पिता के बड़े भाई की पत्नी है। लेकिन अंग्रेजी में ये नहीं है। अंग्रेजी को मैं दरिद्र भाषा मानता हूँ। वो संपन्न लोगों की भाषा हो सकती है, लेकिन भाषा दरिद्र है। दरिद्रों की भाषा भली नहीं है। हम लोग आर्थिक रूप से दरिद्र और विपन्न हो सकते हैं, लेकिन संस्कार और भाषा के तौर पर हम लोग बहुत संपन्न हैं। हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, दुख भी होता है, जब हम अपने शब्द होते हुए अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग करते हैं। मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूँ कि हम व्यक्तिगत तौर पर यदि इसकी शुरुआत करेंगे, और ऐसी कोई बात नहीं कि हमारे शब्द नहीं समझे जाएंगे, हमारी भाषा नहीं समझ जाएंगे। हम लोग आपस में भी जब बात करते हैं, खासतौर पर परिवारों में बात करते हैं, तो 80-85% से ज़्यादा हिंदी का ही इस्तेमाल करते हैं। 15-20-25% हो सकता है कि अंग्रेजी के शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। बाहर तो उसका प्रतिशत थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर अंग्रेजी में बात करेंगे तो हम छोटे समझे जाएंगे, बड़े समझे जाएंगे, और हिंदी में बात करना हमारे लिए असभ्यता की निशानी होगी। ऐसा कुछ नहीं। प्रिंस मुझे एक लंबे अरसे से जानते हैं। मेरी पोशाक ऐसी ही है। मुझे मेरे चित्र टाई और सूट में बहुत कम लोगों ने देखे होंगे, शायद नहीं ही देखे होंगे। मैं चाहे स्वदेश में रहूं या विदेश में रहूं, मेरी पोशाक यही होती है। मेरी भाषा ऐसी ही होती है। जहाँ ज़रूरत होती है, अभी परसों संग्रहालय आपके पड़ोस में ही है, परसों कुछ विदेशी मेहमान आए। उसमें एक जापान की महिला थी जो हिंदी समझ लेती थी लेकिन बोल नहीं पाती, और हिंदी समझने में कुछ तकलीफ होती थी। कभी अगर वो नहीं समझ पाती तो वो पूछती थी कि क्या कहा, तो फिर उन्हें मैं अंग्रेज़ी में भी समझाता था। मेरा अंग्रेज़ी में हाथ तंग है ऐसा नहीं है, और तंग हो तो भी मुझे कोई शर्म नहीं है। क्योंकि जब मुझसे कोई कहता है कि अच्छा आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको मराठी आती है? नहीं आती ना, मुझे आती है। मैं अपने घर में मराठी बोलता हूँ, मैं अपने घर में हिंदी बोलता हूँ, और ज़रूरत पड़े तो अंग्रेज़ी बोलता हूँ। लेकिन आपको तो अपने ही देश की कोई भाषा, कोई बोली नहीं आती है। और मुझे इस बात पर भी हैरत होती है कि धीरे धीरे जिस जगह पर मैंने काम करके लगभग 34-33 साल काम करके मैं पिछले वर्ष सेवानिवृत्त हुआ हूँ, वहाँ भी अब भाषा, आकाशवाणी में वहाँ भी भाषा जिस तरह से भ्रष्ट होती जा रही, मैं चिंता करता हूँ, मुझे चिंता होती है। मैंने प्रिंस से कई बार कहा कि इनके अखबार में जो भाषा होती है उस पर मुझे बहुत ऐतराज़ है, क्योंकि जब हमारे पास में, और इनसे ऐतराज़ इसलिए है, इनके अखबार से ऐतराज़ इसलिए है, अगर कोई अखबार 10, 15, 20, 100, 200 पाठक पढ़ते हैं और वो अगर ऐसी हरकत करेगा तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि वो कम लोगों को प्रभावित करेगा। लेकिन जिसे ज़्यादा लोग पढ़ते हैं उससे ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं, जैसे ज़्यादा लोग सुनते हैं उससे ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं। इसीलिए अगर कोई मुख्य अतिथि के आसन पर आता है, कोई अध्यक्ष के आसन पर आता है, कोई जनप्रतिनिधि है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, प्रबुद्ध व्यक्ति जो लोगों को संबोधित करता है, वो जब इस तरह की अनुशासनहीनता करता है, मैं इसे अनुशासनहीनता कहता हूँ, बल्कि अपराध भी कहता हूँ, तो उस पर मुझे एतराज़ होता है। उसकी जिम्मेदारी बनती है
उसे लोग सुनते हैं, उसे लोग मानते हैं। अमिताभ बच्चन को मैं सलाम करता हूँ भाषा के मामले में, बाकी मामलों में नहीं, व्यावसायिक मामलों में नहीं, लेकिन भाषा के मामले में जिस तरह की बेहतर भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की अच्छी हिंदी, मैं शुद्ध हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, संस्कृतनिष्ठ हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस भाषा की बात कर रहा हूँ जो आम बोलचाल के आम फहम भाषा है। अगर हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी लिखते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो फिर हमारे आम दैनिक जीवन में उसका इस्तेमाल करने में हमें क्या एतराज है? हम क्यों उन तमाम लोगों को आश्रय देना चाहते हैं जो अंग्रेजी को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं? मैं तो दुकानदार से भिड़ जाता हूँ जब मैं वो उससे कोई रसीद बनवाता हूँ। अब देखिए, रसीद, रिसिप्ट शब्द जो है वो हिंदी में आकर रसीद हो गया है, यूँ हिंदी में पावती है। अगर हमने उसको इस रूप में ले लिया है, अगर बिल का हमने बिल ले लिया तो ठीक है, एक नहीं बोलेंगे तो कोई बात नहीं, बिल आ गया है, चलो कोई बात नहीं। तो वो जब उस समय कोई रसीद बनवाता हूँ, बिल बनवाता हूँ, और वो नाम पूछता है, मैं अपना नाम बताता हूँ राजू का राज, और वो अंग्रेजी वो स्पेलिंग पूछता है, तो मैं उससे कहता हूँ कि मैं आ की मात्रा राज है, मैं ऊ की मात्रा जू, र खाली तो खाली र खाली अच्छा। तो कहते नहीं अंग्रेजी में बताइए। मैं अंग्रेजी में तो आप क्या हिंदी नहीं जानते हो, मैं क्या हिंदी नहीं जानता हूँ? अगर विक्रेता हिंदी भाषी है, क्रेता हिंदी भाषी है, बेचने वाला हिंदी भाषी है, खरीदने वाला हिंदी भाषी है, तो किसके लिए आप अंग्रेजी में लिखना चाहते हो? आपने अंग्रेजी में अपने नाम की पट्टिका लगा रखी है, किसके लिए? कौन से विदेशी को आप बताना चाहते हो? तो ऐसी क्या मजबूरी है? और मैं थोड़ा सा संशोधन इस सभागार में हूँ, तो ललिता जी से एक संशोधन यहाँ चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात यहाँ पीछे मेरे लिखी हुई है हिंदी में ऊपर, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी लिखी सर इसमें बहुत विवाद हुआ है, सारी जगह अंग्रेजीकरण बहुत चल रहा है। तो कम से कम वो हिंदी के ऊपर अंग्रेजी चढ़ के न बोले। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और एक यूँ तो करने की बहुत सारी बातें हैं, प्रिंस पे बात करेंगे, बात करेंगे, लेकिन मैं बहुत संक्षेप में एक निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से कि अपने स्तर पर जितना ज़्यादा बेहतर काम आप कर सकते हैं। आप हिंदी का साहित्य देख लीजिए, कितना विपुल साहित्य है, कितना लिखा है, कितना पढ़ने के लिए है। तो आप हिंदी हस्ताक्षर और दस्तखत तो बहुत कम लोग कहते हैं, लेकिन आप कहना शुरू कीजिए, हस्ताक्षर और दस्तखत कहना शुरू कीजिए और करना भी शुरू कीजिए। बहुत मैं जानता हूँ कि इस सभागार में जितने लोग बैठे हैं, शायद 2 या 3 लोग हिंदी या देवनागरी में अपना हस्ताक्षर करते हैं, सिर्फ 2 या 3। मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, लेकिन व्यावहारिक रूप से मैं ये जानता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप लोग अपने हस्ताक्षर हिंदी और देवनागरी में करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अपना रास्ता हमें खुद बनाना पड़ेगा, उस रास्ते पर चलना पड़ेगा, दूसरे लोग भी आएंगे। दीप से दिनमान सीखो, सूर्य से ढलना न सीखो, सूर्य से उत्थान सीखो। दीप से जलना न सीखो, दीप से दिनमान सीखो। देखना है हम स्वयं इस चित्र में अंकित कहाँ है। राह चलना ही न सीखो, राह का निर्माण सीखो। आपको ये नहीं सोचना है कि वो नहीं करता तो मैं क्यों करूं, इस पर इसके पहले कुछ नहीं हुआ है तो हम क्यों करें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हो सकती जो जिसकी परंपरा की शुरुआत आप स्वयं कर सकते हैं। परंपरा का भंजक बनना तो बहुत आसान है, परंपरा को तोड़ना तो बहुत आसान है, लेकिन परंपराएं शुरू करना मुश्किल भले हो, असंभव नहीं है। तो आप परंपराओं की शुरुआत कीजिए, और कल से नहीं, आज से। क्यों? इसलिए कि हम मनुष्य हैं, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे कामों को कल पर टालते हैं, लेकिन कल कभी आता नहीं है, तो आपको पता है। मनुष्य एक ऐसा जीव है जो कभी किसी का काम नहीं आता है।
हमारे एक मित्र ने लिखा भी है कि क्या है कि उसकी पहली पंक्ति मैं भूल रहा हूँ कि मनुष्य वह जीव है, कैसे मैं भूल गया उसकी पहली पंक्ति, मुझे हमेशा याद होती है। दूसरी पंक्ति से शुरुआत करता हूँ कि पीने को छलनी में जैसे जल नहीं आता, जिंदगी वह बौर है, याद आ गया मुझे, जिंदगी वह बौर है कि फल नहीं आता। कोई भी जानवर, मुर्गा मुर्गी जीती है तो अंडे देती है, मरती है तो खाने के काम आती है, मरने के बाद काम आती है। बैल भैंस बकरी जीते जी भी काम आते हैं, मरने के बाद भी हाथ गिरा चमड़ा काम आते हैं। तो जिंदगी वह बौर है कि फल नहीं आता, पीने को छलनी में जैसे जल नहीं आता, और आज चाहे जिंदगी मोड़ ले जिस मोड़ से, याद रख जिंदगी में कल नहीं आता। अगर आप सोचेंगे कि कल ये काम हो जाएगा तो कल की प्रतीक्षा मत कीजिए। आज हम जीवित हैं, आज से शुरू कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस निवेदन पर, इस आग्रह पर, इस अनुरोध पर आप में से कम आधे लोग, वैसे तो कल पर न टालिए, लेकिन आधे लोग कम से कम आज ये प्रयत्न करेंगे कि हस्ताक्षर हिंदी में कैसे किए जा सकते हैं। मैंने कई लोगों को सिखाया हिंदी में कैसे हस्ताक्षर किए जाए, उनके नाम के आसानी से कैसे हो सकता है। अगर कोई सीखना चाहेंगे, बहुत दूर नहीं है, संग्रहालय आपके पड़ोस में है, बिल्कुल आप यहाँ से निकलेंगे दाहिने मोड़े और बाएं हाथ पर संग्रहालय है। और यूँ भी न केवल ये सब सीखने के लिए आप अपने इन तमाम पुरोधाओं के हस्तलिखित धरोहर वहाँ देखने के लिए आ सकते हैं। ललिता जी आ चुकी कई बार, उन्होंने कुछ छात्राओं को लाया था। मुझे उम्मीद थी कि साहित्य स्नातकोत्तर के सारे छात्राएँ भी शायद यहाँ होंगी, लेकिन वो नहीं हैं। उन्होंने कुछ काम भी किया वहाँ, आगे भी शायद कुछ काम करेंगे। और ये तमाम जो लोग हैं, इनमें से किसी न किसी का कुछ न कुछ हमारे पास है। प्रसाद जी की पांडुलिपि हमारे पास है, निराला जी के हाथ का छापा हमारे पास है, सुमित्रानंदन पंत जी की आवाज़ हमारे पास है, उनकी आवाज़ में कविता है। माखनलाल जी की पुष्प की अभिलाषा जो अभी हमने सुनी है आखिर में, तो वो तो इस संदर्भ के साथ कि कब क्यों कैसे लिखी गई थी वो हमारे पास सुरक्षित है। महादेवी जी का 1 घंटे का भाषण प्रेमचंद जी पर हमारे पास सुरक्षित है। तो चित्र भी हैं, ऑडियो भी है, पांडुलिपियाँ भी हैं, उनको उपयुक्त वस्तुएं भी हैं। बस आप लोगों के आने की देर है। आप लोग आइए, तो समृद्ध धरोहर को देखिए और उसे कुछ अपनाइए। और ख़ासतौर पर वो लोग जो शोध कर रहे हैं उनके लिए